मैं तुम्हें आज एक अजीब बस्ती की कहानी सुनाने जा रहा हूं। वो बस्ती जहां हर कोई खुद को सबसे बड़ा चालाक समझता था। वहां झूठ बोलना कला था और धोखा देना एक काबिलियत मानी जाती थी। लोग फक्र से बताते थे कि उन्होंने किसे कैसे मूर्ख बनाया। और सबसे दिलचस्प बात, वहां कोई बुरा नहीं माना जाता था क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं किसी का ठग था। उस बस्ती का नाम था गुंदा खपुर। गुंदा खपुर के लोग अपने फरेब पर इतने अभिमानित थे कि अगर किसी ने किसी को बेवकूफ ना बनाया हो तो उसे बच्चा माना जाता था। वहां के बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबकी अपनी कहानियां थीं। कैसे उन्होंने पड़ोसी को बेचा या कैसे खुद के झूठ से किसी और का सच मिटा दिया। लेकिन एक दिन उस बस्ती में एक अजनबी आया। वो अजनबी कुछ नहीं बोलता था, बस एक पुरानी चटाई लेकर चौक में बैठता और सामने एक कटोरी रख देता जिसमें कुछ कागज की पर्चियां होती थीं। लोग सोचते थे कि ये कोई मजाक है या कोई और चालाकी। फिर एक दिन बस्ती का सबसे बड़ा शेखीबाज मिर्जा सखी दीन अजनबी के पास गया। बोला, ओ बाबा, तू क्या बेच रहा है? अजनबी ने कुछ नहीं कहा, बस कटोरी की तरफ इशारा किया। मिर्जा ने एक पर्ची उठाई, खोली और कुछ पल उसे पढ़ता रहा और फिर अचानक उसकी हंसी बंद हो गई। लोगों ने पहली बार मिर्जा सखी दीन को चुप देखा। वो पर्ची पर लिखा था, तू दूसरों को हंसाता है लेकिन खुद के आंसुओं से डरता है। तू शेखी करता है क्योंकि तुझे अपने अंदर की खाली जगह सुनाई नहीं देती। उस दिन मिर्जा घर चला गया और पूरा दिन बाहर नहीं आया। लोगों ने कहना शुरू किया, वो अजनबी कुछ जादू करता है। अगले दिन काले बशीर आया। वो सपने बेचता था, लोगों को नकली तावीज देता, कहानियां बनाता और कहता, मेरा सपना खरीदो, किस्मत बदल दूंगा। उसने अजनबी से पर्ची उठाई। उस पर लिखा था, तू दूसरों को वो चीज बेचता है जो खुद तेरे पास नहीं है। तू ख्वाब दिखाता है जिनसे तू खुद डरता है और तू खुद को बेचे हुए इंसान से कम नहीं समझता। बशीर ने वो पर्ची जमीन पर फेंकी, लेकिन रात को वो फिर उस पर्ची को लेने लौटा। इस तरह हर दिन कोई ना कोई आता, पर्ची उठाता और बदल जाता। कुछ लोग डर के मारे नहीं आते थे और कुछ बार बार आकर नई पर्चियां मांगते थे, शायद इस उम्मीद में कि इस बार कुछ अच्छा लिखा होगा। एक दिन एक बच्चा आया, नन्हा, मासूम। उसने पूछा, क्या मुझे भी एक पर्ची मिलेगी? अजनबी ने उसे एक पर्ची दी। पर्ची पर लिखा था, तू अभी सच्चा है, लेकिन याद रख, ये बस्ती तुझसे तेरा सच छीनने आएगी। तू बचा रहा तो तू असली मर्द बनेगा। बच्चा मुस्कुराया और वो पहली मुस्कान थी जो उस चौक पर सच में आई थी। गुंदा खपुर अब धीरे धीरे बदलने लगा था। लोग जो कभी चालाकी से खुद को बड़ा समझते थे, अब खुद से डरने लगे थे। एक दिन जब पूरे मोहल्ले की भीड़ अजनबी के चारों ओर खड़ी थी, किसी ने पूछ लिया, तू कौन है और ये सब कैसे जानता है? अजनबी ने सिर उठाया और कहा, मैं कुछ नहीं जानता, ये पर्चियां तुमने ही लिखी हैं, मैं बस पढ़ता हूं। और उस पल पूरी बस्ती को पहली बार एहसास हुआ कि उन्हें जितना डर किसी और से नहीं, खुद से है। बस्ती के लोग अब हर रोज अजनबी के पास आते थे, जैसे वो कोई दरगाह हो। किसी को जवाब नहीं चाहिए होता था, उन्हें बस वो पर्ची चाहिए होती थी जो उन्हें खुद का आईना दिखा सके। लोग अब अजनबी को बाबा कहने लगे थे। कुछ उसे सूफी समझते, कुछ फकीर और कुछ सिर्फ पागल, लेकिन सब मानते थे कि उसके पास कोई ऐसा राज्य है जो किसी और के पास नहीं। एक दिन एक औरत आई। वो गुजरे जमाने की मशहूर ठगनी थी। उसका नाम था शम्मो। लोग कहते थे उसने एक बार पूरे मोहल्ले को नकली शादी में फंसा दिया था। वो आई, बैठी और बोली, मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं चाहिए। अजनबी ने चुपचाप एक पर्ची आगे बढ़ा दी। शम्मो ने पढ़ा और पहली बार उसकी आंखों से नफरत नहीं, पश्चाताप निकला। पर्ची पर लिखा था, तू दूसरों को धोखा देती रही, लेकिन सबसे बड़ा धोखा खुद को दिया। तू खुद से कभी नहीं मिली, इसीलिए आज भी अकेली है। शम्मो उठी और चलते हुए बस इतना कहा, मैं अब खुद से मिलने जा रही हूँ। कुछ दिनों बाद वो बस्ती छोड़कर चली गई और उसके बाद हर हफ्ते एक खत भेजती जिसमें वो लिखती, आज मैंने खुद से एक और झूठ कम किया। बस्ती अब सच बोलने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे, जैसे किसी पुराने रोग से कोई ठीक हो रहा हो। लोग अब ठगी की कहानियां नहीं सुनाते थे, वो अपने गुनाह गिनते थे और यही गिनती उन्हें इंसान बना रही थी। लेकिन सच्चाई का असर हर किसी पर एक जैसा नहीं होता। एक दिन बस्ती में एक नया चेहरा आया। वो नौजवान था, आंखों में आग, चाल में घमंड। बोला, मैंने सुना है ये बस्ती अब सच्चाई सीख रही है। मैं देखने आया हूं कि कितने बदले हो तुम लोग। लोगों ने उसे संदेह से देखा, लेकिन उसे किसी ने रोका नहीं। वो अजनबी के पास गया और बोला, मुझे भी वो पर्ची दो, लेकिन याद रखना, मैं झूठ को सच बना सकता हूं। अजनबी ने उसे देखा और पहली बार कुछ बोला नहीं, सिर्फ एक सफेद पर्ची उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने खोला और उस पर सिर्फ एक लकीर थी। न नौजवान कुछ समझ पाया, न बोल पाया। उसने पूछा,
ये क्या मजाक है? अजनबी बोला, ये वो लकीर है जो तुझे तय करनी है। तेरे लिए अभी कुछ भी नहीं लिखा गया, क्योंकि तू अब तक कुछ बना ही नहीं। नौजवान कुछ पल चुप रहा, फिर पर्ची को मोड़कर जेब में रख लिया। उसने जाते जाते कहा, अगर एक दिन मैं लौटूं और तुम्हें बताऊं कि मैं कुछ बन गया हूं, तो क्या तुम फिर से मुझे एक पर्ची दोगे? अजनबी ने सिर हिलाया। तू लौटे, यही काफी है। और उस दिन के बाद वो नौजवान बस्ती में नहीं दिखा, लेकिन लोग अब उसके इंतजार में थे। गुंदा खपुर की दीवारों पर अब किसी ने कोयले से लिख दिया था, सच से डरो मत, वो दर्द देता है लेकिन धोखा नहीं। अब गुंदा खपुर की बस्ती में बदलाव महसूस किया जा सकता था। वो जगह जहां पहले हर मोड़ पर धोखा मिलता था, अब वहां किसी को सच बोलते देखना अजीब नहीं लगता था। जिन गलियों में पहले झूठ की गूंज होती थी, अब वहां बच्चों की खिलखिलाहट थी। वो मासूम हंसी जो बिना छल कपट के होती है, लेकिन सच्चाई का बोझ हल्का नहीं होता। लोग अब खुद से नजरें नहीं मिला पाते थे, क्योंकि अजनबी की पर्चियों ने उनके अंदर छिपे आईने साफ कर दिए थे। एक दिन जब धूप जरा सी नर्म थी और बस्ती की हवाओं में थोड़ी सी सुकून थी, तो एक बुजुर्ग औरत जो सालों से अपने ही घर से बाहर नहीं निकली थी, वो चली आई अजनबी की चटाई तक। लोग हैरान थे, क्योंकि वो वही थी जिसे कभी सब ठगों की रानी कहते थे। उसने कांपते हाथों से एक पर्ची उठाई, बहुत देर तक देखती रही। पर्ची पर लिखा था, तू दूसरों को मात देती रही, लेकिन आज तुझसे वक्त जीत गया। तू अब भी वक्त को बदल सकती है, अगर खुद से हार मान ले। वो मुस्कुराई और बोली, इतने सालों में पहली बार लगा कि किसी ने मुझे पढ़ लिया है। वो चली गई, लेकिन उस दिन से उसके घर की खिड़की खुली रहने लगी। अब वो बच्चों को कहानी सुनाती थी, लेकिन अपनी नहीं, वो जो उसने अब समझी थी। बस्ती का रंग बदल रहा था, लेकिन तब भी कुछ चेहरे ऐसे थे जो अजनबी के पास आने से डरते थे। वो समझते थे कि अगर उन्होंने वो पर्ची पढ़ ली तो उनका झूठ का किला ढह जाएगा। एक दिन एक तिजारती आदमी आया, उसका नाम था सुल्तान मियाँ। उसने आधी बस्ती को कर्ज में डुबोकर अपना महल खड़ा किया था। वो अजनबी के पास आया और कहा, मुझे कोई पर्ची नहीं चाहिए, मुझे बस ये जानना है कि लोग मेरे खिलाफ क्यों हो गए हैं। अजनबी ने कहा, जब तू किसी से उसका आखिरी सहारा छीन ले तो वो तुझसे मुंह मोड़ लेता है। ये तिजारत नहीं, ये तन्हाई है। सुल्तान मियाँ चुपचाप चला गया। 2 दिन बाद उसकी हवेली के बाहर एक बोर्ड टंग गया था, यहाँ कर्ज माफ किए जाते हैं, इंसान नहीं। अब बस्ती के लोग रोज खुद से सवाल पूछते थे, और यही बदलाव की असली निशानी थी। वो अजनबी अब भी रोज आता था, लेकिन अब उसके चारों ओर सन्नाटा नहीं होता था। लोग आते बैठते और बिना कुछ कहे एक पर्ची लेकर चले जाते। अब उन्हें सवाल नहीं पूछना होता था, उन्हें जवाब की जरूरत नहीं रह गई थी, बस खुद को देखना था। और उस दिन जब अजनबी नहीं आया, बस्ती को पहली बार एहसास हुआ कि वो अब अकेली नहीं है। अजनबी के ना आने से बस्ती में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था, जैसे कोई अपने आईने को खो दे और फिर खुद की शक्ल याद करने की कोशिश करे। पहले लोग उसके पास आते थे कि कुछ सीख सकें, अब वो खुद से सवाल करने लगे थे। वो पर्चियां अब भी कुछ लोगों के पास थीं। कुछ ने उन्हें तकिए के नीचे रखा था, कुछ ने दीवार पर टांग दिया था, और कुछ ने उन्हें जलाकर राख कर दिया था, क्योंकि सच देखना सबके बस की बात नहीं। गुंदा खपुर अब 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा वो था जो बदलना चाहता था, और एक वो जो खुद को वही बनाए रखना चाहता था जैसे वो हमेशा रहा। एक सुबह बस्ती के चौक में एक आवाज गूंजी, अजनबी वापस आ गया है। लोग दौड़ पड़े, लेकिन जब पहुंचे तो देखा वो अजनबी नहीं था, वो वही नौजवान था जो कुछ महीने पहले सफेद पर्ची लेकर गया था। अब उसकी आंखों में घमंड की जगह तजुर्बा था और चाल में ठहराव। उसने अपनी चटाई बिछाई और एक कटोरी रख दी, जिसमें पर्चियां नहीं थीं, बल्कि खाली कागज थे। लोगों ने पूछा, ये क्या है? वो मुस्कुराया और बोला, अब तुम लोग खुद लिखोगे, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वो आईना है जो पहले सिर्फ अजनबी के पास था। और लोग बैठने लगे। किसी ने अपना डर लिखा, किसी ने अपनी गलती, किसी ने अपनी उम्मीद। और उसी वक्त किसी ने पूछा, वो अजनबी कहाँ गया? नौजवान ने दूर आसमान की तरफ देखा और कहा, शायद किसी और बस्ती में, जहां लोग अब भी खुद से छुपते हैं। बस्ती अब सिर्फ गुंदा खपुर नहीं रही, अब वो एक दरसगाह थी, जहां ठग नहीं, सच्चाई से डरने वाले लोग इकट्ठा होते थे और फिर धीरे धीरे उस डर से लड़ते थे। अजनबी के जाने के बाद गुंदा खपुर की फिजा कुछ और हो गई थी, जैसे किसी पीर की मजार से उठती रूहानियत अब उस बस्ती की गलियों में गूंजने लगी हो। लोग अब पर्चियों की तलाश नहीं करते थे, वो खुद को पढ़ने लगे थे। सच अब दबी जुबान नहीं, खुले दिल से बोला जाने लगा था। धोखा अब कोई तमगा नहीं था, बल्कि एक शर्म थी जिसे छुपाने की नहीं, सुधारने की कोशिश की जा रही थी। अब बस्ती के नुक्कड़ पर चाय की दुकान पर भी नए किस्से होते थे। वो किस्से जो फरेब से नहीं, फहम से भरे होते थे।
बच्चे अब अपने बुजुर्गों से चालाकी नहीं, सच्चाई की कहानियां सुनते थे। और वो नौजवान जिसने सफेद पर्ची ली थी, अब बस्ती का राहबर बन चुका था। उसने कभी नहीं कहा कि वो अजनबी का उत्तराधिकारी है, लेकिन उसकी आंखों में वही ठहराव, वही दर्द और वही उम्मीद थी। एक दिन एक बच्चा आया, मासूम, जिज्ञासु। उसने पूछा, क्या आप भी पर्चियां देते हैं? नौजवान ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं, अब तू खुद को पढ़, ये पर्ची तेरे अंदर है। बच्चा कुछ नहीं बोला, बस बैठ गया। और पहली बार उसकी आंखों में वो चमक थी जो तब आती है जब कोई अपने अंदर के सवाल से दोस्ती कर ले। वो दिन जब नौजवान ने बस्ती छोड़ने का इरादा किया, उसने चौक पर आखिरी बार चटाई बिछाई और कहा, इस बस्ती ने मुझे बदल दिया। यहाँ के लोगों ने मुझे ये सिखाया कि ठगों की बस्ती सिर्फ नाम से नहीं बदलती। जब तक लोग खुद को न बदलें, लोग खामोश खड़े थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें कह रही थीं कि अब वो समझ चुके हैं। नौजवान ने आसमान की तरफ देखा और हल्के से कहा, अल्लाह, तूने मुझे एक ठग से इंसान बना दिया। अब मुझे कहीं और भेज दे, जहां फिर से कोई खुद से डरे। और वो चला गया। कोई शोर नहीं, कोई विदाई नहीं, लेकिन उसके पीछे वो बस्ती रह गई, जो अब ठगों की बस्ती नहीं रही थी। अब वो एक कहानी थी, वो कहानी जो सुनाई जाती है उन बच्चों को जो अपने पहले झूठ पर शर्मिंदा होते हैं। वो कहानी जो उस वक्त पढ़ी जाती है जब कोई आईने में खुद से सवाल करता है। वो कहानी जो बताती है कि बदलना मुमकिन है। ठगों की बस्ती अब सिर्फ एक नाम नहीं रही, वो एक सबक बन गई।